नमस्कार, संडे की बड़ी स्टोरी में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। संडे की बड़ी स्टोरी में आज क्या है, आपको 9 बजे के मेन्यू कार्ड के बारे में सबसे पहले बताएंगे, यानी वो बड़ी खबरें जिन पर रहेगी अगले आधे घंटे हमारी नजर। पहली बड़ी खबर, ग्लोबल मोदी नंबर 1। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। चुनावी जीत का नमो मंत्र क्या है, ये डिटेल भी आपको देंगे। 2022 के कितने कार्ड, ये स्टोरी भी बस थोड़ी ही देर में। और क्या फिक्स थी गिरफ्तारी, इस स्टोरी से जुड़े डिटेल्स भी आपको मिलेंगे बस थोड़ी ही देर बाद। पहली बड़ी स्टोरी ग्लोबल मोदी से जुड़ी है, तो ना बाइडन ना जॉनसन, पीएम मोदी नंबर 1। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी 70% अप्रूवल के साथ टॉप पर हैं। इस रेटिंग में सुपर पावर देश अमेरिका और यहां तक कि ब्रिटेन के लीडर मोदी से पीछे हैं। मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जरा सोचिए, अपने ही देश में प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर विपक्ष सियासत कर रहा है। इटली में G20 समिट की ये तस्वीरें इस बात की गवाही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका कैसे पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी से दुनिया के टॉप लीडर G20 शिखर सम्मेलन से इतर मिलने की कोशिश कर रहे थे। तब अपने ही देश में दुनिया में बढ़ती प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर विपक्ष तंज कस रहा था। लेकिन समय का खेल देखिए कि G20 समिट के करीब हफ्ते बाद ही लोकप्रियता में मोदी की दुनिया में रेटिंग नंबर 1 हो गई। और इस रेटिंग से विपक्ष को प्रधानमंत्री पर किए गए उसके हमलों का जवाब भी मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ पुनः विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनना पूरे देश के लिए गर्व व सम्मान की बात है। यह अंत्योदय व आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को चरितार्थ करने हेतु मोदी जी के परिश्रमी व दूरदर्शी नेतृत्व पर जनता के विश्वास का प्रतिफल है। सबसे पहले आपको इस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे आया है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से कहीं ज्यादा। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों के लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि जो बाइडेन 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ छठे नंबर पर और बोरिस जॉनसन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 10वें नंबर पर हैं। जैसे कालजयी निर्णय किए गए हैं, वो चाहे 370 की बात हो, 370 के वजह से जम्मू कश्मीर में जो अशांति थी, जो अन्याय था, जो अत्याचार था, तो 370 को हटाने की बात हो, राम मंदिर जो एक सांस्कृतिक आस्था का विषय था, उस पर निर्णय आया है, जीएसटी की बात हो, तो ऐसे तमाम ऐसे निर्णय किए गए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत। तो निश्चित रूप से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज की तारीख में यदि कोई ठोस नेतृत्व दे सकता है तो भारत दे सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रेटिंग कंपनी है। ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में सरकारी नेताओं के लिए रेटिंग को ट्रैक करती है। साप्ताहिक आधार पर 13 देशों के डेटा को अपडेट करती है और फिर उसी आधार पर नेताओं को अप्रूवल रेटिंग देने का काम करती है। जहां तक बात प्रधानमंत्री मोदी की है, तो पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग हमेशा 70% के ऊपर ही रही है। अप्रैल मई में जब देश में कोविड की दूसरी लहर आई, तो उस वक्त मोदी की रेटिंग में गिरावट आई थी, लेकिन अगस्त से फिर ये रेटिंग 70% से ऊपर बनी हुई है। यानी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है। लेकिन विपक्ष को और खासकर कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी को मिले इस सम्मान पर ऐतराज है और कांग्रेस इसके जवाब में महंगाई और पड़ोसियों से खराब संबंधों का हवाला देकर देश के प्रधान पर सवाल खड़े कर रही है। इंडिया में उसका क्या है? आज बाई इलेक्शन का रिजल्ट आप देखें, पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए जीने का ही बहुत मुश्किल हुआ है। ऐसे वक्त में
आपका पॉपुलैरिटी टेस्ट आप करते हैं, क्या हम बोलो। जब प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करके इस देश का छवि को और इस देश के लिए अंदर हमारे देश में ही ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार वीकेंड करने के लिए ही ऑपोजिशन काम कर रहा है। दुनिया में मोदी नंबर 1 से विपक्ष परेशान है। टॉप पर मोदी से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि देश का मान कैसे भी बढ़े, दल हित से ऊपर देश हित को रखते हुए उसका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन मोदी विरोध में शायद विपक्ष को ऐसा करना मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह है कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता क्यों और ज्यादा बढ़ी है, और ये हम आपको समझाएंगे 6 पॉइंट्स के माध्यम से। तो पहला कारण आप कह सकते हैं मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। दूसरी वजह है तेज आर्थिक सुधार कार्यक्रम। तीसरी वजह है 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज, कोरोना के खिलाफ बेहतर प्रबंधन, इसके अलावा भारत का रक्षा सुधार कार्यक्रम और पर्यावरण रक्षा पर तेजी से सुधार। इसके अलावा 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज की उपलब्धि की चर्चा तो दुनिया भर में पहले से ही है। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी पंजाब की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई है। बीजेपी की मैराथन बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और इन राज्यों में पंजाब भी शामिल है, इस पर मंथन हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया है। ये दिल्ली में आयोजित हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए और मीटिंग का सबसे प्रमुख चेहरा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बैठक का समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से हुआ। प्रधानमंत्री ने सेवा को सबसे बड़ी पूजा कहा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन को हिंदुस्तान की जीत बताया और बिना कांग्रेस पार्टी का नाम लिए परिवारवाद पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर पार्टी की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य एजेंडा था 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन करना। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष चुनावी रणनीति बनाना। पीएम मोदी ने इन राज्यों के प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र दिया। और बैठक की खास बात ये भी रही कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे इस बैठक में शामिल हुए और बैठक के दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव भी सामने रखा। कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है, वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। उन्होंने विधानसभा चुनावों में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए 3 बड़े लक्ष्य निर्धारित किए। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लक्ष्य दिया 25 दिसंबर 2021 के अंदर देश की 10,40,000 बूथ को पूरा बना लिया जाएगा। लगभग 85% बूथ बन चुके हैं देश में, बाकी जो 15% बूथ बचे हैं वो बना लिया जाएगा।
25 दिसंबर तक। लेकिन इस बैठक के शुरू होने के साथ ही विपक्ष की जैसे बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस पार्टी ने चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चीन को लेकर रणनीति देश के साथ साझा करने की मांग उठाई। पूर्व में पिछले 18 महीनों में चीन ने अलग अलग सीमाओं के में घुसपैठ करके जो किया वो आप उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। लद्दाख में क्या हुआ, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स में क्या हुआ, डेप्सांग में क्या हुआ। चीन तिब्बत व नेपाल बॉर्डर को जोड़ते हुए एक हाईवे बना देता है, भारत सरकार चुप रहती। कांग्रेस ने चीन की घुसपैठ के अलावा महंगाई, गरीबी और भूखमरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसका चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक बात जरूर साफ हो गई है कि आगामी चुनावों की लड़ाई में बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। खास रणनीति बनाकर विपक्षी दलों से 2 कदम आगे निकलती नजर आ रही है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ तुरुप के चल रहे हैं। जिन्ना पर जंग के बाद अब लैपटॉप और बुलडोजर पर वार पलटवार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर भी लड़ाई तेज हो गई है और अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की जनादेश रैली में बीएसपी के बागी लालजी वर्मा और रामअचल राजभर के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद दल बदलुओं को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के साथ भी समाजवादी पार्टी का वार पलटवार जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये नया नारा पूर्वांचल पहुंचकर दिया। और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अंबेडकर नगर में जनादेश महारैली की और बुलडोजर के साथ साथ लैपटॉप का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज किया। हम तो समाजवादी लोग हैं, लैपटॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुलडोजर भी चला लेंगे। आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। जनता पार्टी का सफाया करोगे। पूर्वांचल से लैपटॉप और बुलडोजर की बात करते करते अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक चले गए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी पर सवाल भी उठाया। सुनने में आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। आधा एक्सप्रेसवे बनाया था, आज 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया था, आज 63 जगह पर मेडिकल कॉलेज का काम पूरा हो चुका है, पूरा हो रहा है। और आज पहले 2 जगह पर हवाई अड्डा चलता था, आज यहाँ पर 23 जगहों पर हवाई अड्डे का कार्य लगभग संपादित होने की स्थिति में है। क्या तुलना करेंगे कोई? अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र क्यों किया, पहले ये बात जानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन में दूसरी बार यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर पहुंचेंगे। यहां वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक बनाया गया है, जो कि 340 किलोमीटर लंबा है। और इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3 घंटे में तय होगी। बिहार की सीमा से इस एक्सप्रेसवे की दूरी भी महज 18 किलोमीटर रह जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का असर आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है।
क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक लगभग 9 जिलों में फैला हुआ है और पूर्वी यूपी की राजनीति भी इसके इर्द गिर्द घूम सकती है और बीजेपी इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। वैसे लैपटॉप, बुलडोजर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले यूपी की इस सियासी लड़ाई में कई और मुद्दे भी बीते कुछ दिनों में उछाले गए। समाजवादी पार्टी ने महंगाई, किसान और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी ने अपनी हर रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए दंगों का जिक्र किया। अखिलेश राज में माफियाओं को संरक्षण देने का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा और एक दिन पहले उन्होंने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला। और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। सवाल यह है कि 2022 की लड़ाई के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे तो कई हैं, लेकिन चुनाव में कौन से मुद्दे हिट होंगे, कौन से फ्लॉप, इसके लिए करना होगा कुछ महीनों का और इंतजार। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। बदलाव होके रहेगा। हमारी संडे की चौथी बड़ी स्टोरी मुंबई के ड्रग्स केस से जुड़ी है, जिसमें आज एक और नवा बम फूटा। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक ने गवाह के आरोपों के आधार पर आर्यन खान को किडनैपिंग और फिरौती के लिए ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगाया। तो वहीं इस केस में अब विजय पगारे नाम के एक गवाह की एंट्री हुई है, जिसने आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाए जाने का दावा किया है। ये सेल्फी कुछ दिन पुरानी है। इस सेल्फी में आर्यन खान और ड्रग्स केस का गवाह किरण गोसावी दिख रहे हैं। गोसावी जेल में है और आर्यन जेल के बाहर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस सेल्फी ने 18 करोड़ रुपए का खेल बिगाड़ दिया। हाँ, सुनील पाटिल ने बोला पैसे आ गए थे हवाले में। 25 लाख रुपए से सेल्फी निकालने के बाद पूरा गेम फेल हो गया। एक सेल्फी की वजह से पैसे आ गए थे, 18 कोटी आ गए थे, उसमें 50 लाख रुपए मिल भी गए थे, 17.5 कोटी बाकी थे, हवाला हो चुका था, आने वाले पैसे रिटर्न गए। ये है विजय पगारे। विजय पगारे ड्रग्स केस में अहम गवाह है। पगारे ने दावा किया कि इस मामले में आर्यन खान को फंसाया गया था और इस केस के जरिए पैसा बनाने की कोशिश की गई थी। आर्यन खान को फंसाया गया है, ये बात में पक्का हूँ। समीर वानखेड़े ने फंसाया। देखो, मैं नाम तो नहीं बोला, समीर वानखेड़े ने फंसाया, ऐसा नहीं, पर 4 लोगों ने तो पक्का फंसाया। विजय पगारे ने मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। पगारे ने इस साजिश में मनीष भानुशाली, किरण गोसावी, सैम डिसूजा और सुनील पाटिल के शामिल होने का आरोप लगाया है। विजय पगारे ने आरोप लगाया है कि आर्यन खान को फंसाकर 18 करोड़ रुपए वसूले गए थे, जो गोसावी, भानुशाली, सैम डिसूजा और सुनील पाटिल को मिल भी चुके थे, लेकिन षड्यंत्र सामने आने के बाद पैसे वापस करने पड़े। वो बार-बार उनको बोला था वो 50 लाख रुपए रिटर्न करो, मैं ये इधर से बोला था भाई 38 लाख तो वापस कर दिया हमने, 38 लाख वापस कर दिया, फिर बाद में 4 लाख वापस किया और फरार हो गया। 17.5 कोटी बाकी थे, हवाला हो चुका था, आने वाले पैसे रिटर्न गए। क्या आर्यन खान को फंसाने के पीछे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े या उनकी टीम के किसी साथी का हाथ था? विजय पगारे ने अभी तक समीर वानखेड़े का नाम नहीं लिया है। विजय पगारे के सामने आने से पहले एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी ड्रग्स केस में ठीक वैसे ही आरोप लगाए। नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को फिक्सिंग बताया और उसे किडनैपिंग और फिरौती से जोड़ दिया। ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। आर्यन खान ड्रग्स केस में मामला
अब किडनैपिंग और फिरौती तक आ गया है। नवाब मलिक ने इससे पहले भी एनसीबी को वसूली के लिए फंसाने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब ये केस किडनैपिंग तक पहुंच गया है। नवाब मलिक ने बीजेपी के एक नेता को इस पूरे केस में मास्टरमाइंड बताया है। ललित होटल में शराब शवाब कबाब की पार्टी करते थे, तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। उनके रिश्ते आज उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उनकी बातचीत सुनील पाटिल के साथ है। सुनील पाटिल जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा, उन्होंने खुद कबूल लिया कि उनके फोन के ऊपर उनके साथ बातचीत है। उन्होंने बस समय और तारीख गलत बताई। ये रिश्ते आज के नहीं है, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आरोप प्रत्यारोपों के साथ रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ से आरोप हो रहे हैं और उसके खुलासे हो रहे हैं, तो जवाब में दूसरी तरफ से भी आरोप हो रहे हैं और उसके खुलासे हो रहे हैं। अभी किसके आरोप में कितना दम है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रशांत अंकुशराव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एडवोकेट जनरल और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लड़ाई का लगातार तीसरा दिन था। आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक के बाद एक 12 ट्वीट किए और महाधिवक्ता एपीएस देओल पर तीखे हमले किए। सिद्धू ने ट्वीट किया, एजी पंजाब महोदय, न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं और आरोपियों के पक्ष में हाई कोर्ट में पेश हुए और पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं आपको याद दिला दें, कल एडवोकेट जनरल ने सिद्धू पर आरोप लगाया था कि वो जो सरकारी काम में दखल दे रहे हैं वो राजनीतिक मंशा के तहत कर रहे हैं। और 2 दिन पहले ही सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए एडवोकेट जनरल पर हमला बोला था कि वो तब तक पार्टी मुख्यालय नहीं जाएंगे जब तक नए एजी की नियुक्ति नहीं की जाती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.